हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो लास्ट वीडियो में जो हमारी ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी की वीडियो थी, तो उसमें हमने देखा था कि हमारी बॉडी में कितने टाइप के जो बॉडी सिस्टम्स हैं वो प्रेजेंट होते हैं। तो टोटल मैंने आपको 11 बॉडी सिस्टम्स के बारे में बताया था। आज हम उसी का अगला पार्ट देखने वाले हैं। तो यहाँ पे हम देखेंगे बेसिक लाइफ प्रोसेसेस कि एक जो ह्यूमन बॉडी होती है या फिर क्या कोई भी लिविंग एनिमल है, तो उसकी जो बेसिक लाइफ प्रोसेस होती है तो उसके कौन कौन से पार्ट होते हैं, तो उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहली जो बेसिक लाइफ प्रोसेस होती है तो वो होती है हमारी मेटाबॉलिज्म। अब मेटाबॉलिज्म क्या होता है, तो हमारी ह्यूमन बॉडी होती है तो उसमें काफी सारी केमिकल और फिजिकल रिएक्शंस हैं जो ह्यूमन बॉडी के अंदर या फिर कोई भी लिविंग एनिमल है उसकी बॉडी के अंदर होती हैं। तो इसी को हम जो रेफर करते हैं मेटाबॉलिक प्रोसेसेस। तो मेटाबॉलिज्म का सिंपल सा मतलब है कि काफ़ी सारी रिएक्शंस है जो फिजिकल भी हैं, केमिकल भी हैं, जो ह्यूमन बॉडी के अंदर होती हैं, तो उसको हम जो है मेटाबॉलिक प्रोसेस बोल सकते हैं। इसके अलावा कुछ और भी चीज़ें होती है जो क्या है मेटाबॉलिज्म का जो है पार्ट होती हैं, जैसे कि ग्रोथ होना बॉडी का, बॉडी में कोई प्रॉब्लम है तो बॉडी की रिपेयरिंग होना, रिएक्शंस होना, इसके अलावा रिप्रोडक्शन। तो ये सारे के सारे जो फंक्शंस हैं वो क्या है मेटाबॉलिज्म के ही होते हैं। थर्ड हम पॉइंट की बात करें कि जो मेटाबॉलिक रेट है, ठीक है, या फिर हम उसे हीट प्रोडक्शन बोलते हैं, तो इसको हम जो कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं, यानी हम उसे कैसे पता लगा सकते हैं कि हमारी जो ह्यूमन बॉडी है तो वो 24 आवर्स तक जो है कितने अमाउंट में जो एनर्जी प्रोड्यूस कर रही है, तो इसको हम जो है बॉडी की मेटाबॉलिक रेट बोल सकते हैं। तो ये टोटल 3 पॉइंट है मेटाबॉलिज्म के जो कि इंपॉर्टेंट है, तीनों को आपको ध्यान रखना है। सेकंड जो बेसिक लाइफ प्रोसेस का पॉइंट है तो वो है हमारा रेस्पॉन्स, कि जब भी कोई एनवायरनमेंट में चेंजेस आते हैं, गर्मी पड़ती है, सर्दी पड़ती है, तेज धूप होती है, या जो भी प्रॉब्लम है, जो भी चेंजेस हैं जो एनवायरनमेंट में आते हैं, तो हमारी जो ह्यूमन बॉडी है उसे प्रॉपर डिटेक्ट कर पाए और उसके प्रति जो है रेस्पॉन्स दे पाए। ठीक है, कि अगर गर्मी ज़्यादा पड़ रही है तो बॉडी के टेम्परेचर को जो है एक इक्विलिब्रियम वाली स्टेट है उस पर जो है मेंटेन करके रखना। सर्दी ज़्यादा पड़ रही है तो बॉडी थोड़ी अपने आप ऑटोमेटिक जो है वार्म हो जाए। तो इस तरह से क्या है, जो एनवायरमेंटल चेंजेस है उसको डिटेक्ट करना और उसके प्रति जो है रेस्पॉन्स दिखाना, तो ये क्या है एक बेसिक लाइफ प्रोसेस का हिस्सा होती है। थर्ड पॉइंट की हम बात करें मूवमेंट। मूवमेंट के अंदर हम ये देखते हैं कि जो एंटायर ह्यूमन बॉडी है तो उसके अंदर क्या है मोशन होना चाहिए। ठीक है, यानी वो क्या मूव कर पाए। इसके अलावा अगर कोई सिंगल ऑर्गन भी है तो उसके अंदर भी क्या है मोशन होना चाहिए। इसके अलावा सिंगल सेल या फिर हम इवन ऑर्गेनेल की बात करेंगे जो क्या है एक सेल को जो है बनाते हैं, यानी ऑर्गेनेल से मिलकर क्या सेल बनती है, तो ऑर्गेनेल में भी क्या है मोशन की हमें जो प्रोसेस है वो देखने को मिलनी चाहिए। ठीक है, तो जो मूवमेंट होती है वो भी क्या एक बेसिक लाइफ प्रोसेस का एक इंपॉर्टेंट जो है पार्ट होती है। फोर्थ जो हमारा पॉइंट आता है बेसिक लाइफ प्रोसेस का वो रिप्रोडक्शन आता है। रिप्रोडक्शन का मतलब होता है कि प्रोडक्शन ऑफ न्यू सेल्स टू ग्रो। ठीक है, कि अगर ह्यूमन बॉडी को ग्रो करना है तो जो नई नई सेल्स हैं उनका प्रोडक्शन होते रहना चाहिए। इसके अलावा अगर कोई सेल डैमेज है तो वो क्या रिपेयर भी होना चाहिए, रिप्लेस भी होनी चाहिए सेल्स, और इसके अलावा क्या है जो नई नई सेल्स हैं वो क्या बननी भी चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से क्या है जो रिप्रोडक्शन की प्रोसेस है तो वो भी क्या है बेसिक लाइफ प्रोसेस का एक हिस्सा होती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन का मतलब होता है कि हमारी बॉडी में कुछ अनस्पेशलाइज सेल्स होती हैं जो क्या है स्पेशलाइज सेल में जो है कन्वर्ट हो जाती हैं। अब इसका क्या मतलब है कि कुछ हमारी बेसिक सेल्स होती हैं वो क्या कुछ स्पेशल जो सेल्स है उसमें कन्वर्ट हो जाए, तो इसको हम डिफरेंशिएशन बोलते हैं। इसका एक मैं एग्जांपल देता हूँ जिससे आपके समझ में आ जाएगा। जैसे क्या है फीमेल के अंदर जो एग होता है, ठीक है, तो जब स्पर्म और एग जब क्या है आपस में जब कांटेक्ट में आते हैं, जब वो फर्टिलाइज हो जाता है जो एग होता है, तो एग क्या एक सेल होती है, तो जब वो क्या स्पर्म के कांटेक्ट में आके जब वो फर्टिलाइज हो जाती है तो वो क्या फीटस में कन्वर्ट हो जाती है। तो ये हमें एक एग्जांपल देखने को मिला कि एक जो अनस्पेशलाइज जो सेल थी जैसे कि एग, ठीक है, तो वो क्या है फर्टिलाइज हो गया जो फीटस में कन्वर्ट हो गया, तो इसको हम जो है डिफरेंशिएशन का एक एग्जांपल बोल सकते हैं। तो ये भी क्या एक बेसिक लाइफ प्रोसेस का हिस्सा होता है। सिक्स्थ जो कि सबसे लास्ट पॉइंट है तो वो है हमारा ग्रोथ। ग्रोथ का मतलब होता है कि साइज का बढ़ना। अब जो हमारी नंबर ऑफ सेल्स हैं तो उसके साइज इंक्रीज होना, ठीक है, और जो उसके नंबर्स हैं वो भी इंक्रीज हो पाए, यानी जो बॉडी में सेल्स हैं, अब सेल के एक इंपॉर्टेंट पार्ट होती है बॉडी ग्रोथ के लिए। ठीक है, तो उसमें क्या है जैसे कोई भी सेल है तो सेल का इंक्रीज होना, उनके नंबर का बढ़ना, इसके अलावा जो सेल का जो साइज है वो भी क्या इंक्रीज होना है ना। साथ में क्या है जो सेल यानी सराउंडिंग में जो सेल्स के जो मटेरियल होता है तो वो भी क्या है लगातार ग्रो होता रहे। ठीक है, तो ये सारे के सारे यहाँ पे हमारे टोटल 6 पॉइंट हैं जो कि बेसिक लाइफ प्रोसेस का हिस्सा है। तो ये 6 के 6 पॉइंट आपको याद रखने हैं। इसके अलावा ही मैं लिख सकता था लेकिन इसका कोई मतलब नहीं है, ये केवल 6 पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो इन बेसिक लाइफ प्रोसेस को आप याद कर लेना। हो सकता है एग्जाम में आपसे 5 नंबर में पूछ लें, तो यहाँ पे मैंने बहुत ही आसान लैंग्वेज में ये 5-6 पॉइंट मैंने मेंशन कर दिए, तो इनको आप याद कर लेना। तो ये हमारा एक बेसिक सा टॉपिक था जो हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हम एक इंपॉर्टेंट टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और मैं आपको आसान लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करूंगा। अब हम जो टॉपिक देखने वाले हैं वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में जो क्वेश्चंस काफ़ी पूछे जाते हैं। इस टॉपिक का नाम है होम्योस्टेसिस। ठीक है, ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मैं यहाँ पे मेंशन भी कर देता हूँ।
तो इसे आपको जरूर जो है कंप्लीट करना है, अच्छे से समझना है, और एग्जाम में पूछा जाता है तो लिख के भी आना है। तो थोड़ा सा आपके लिए कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है, लेकिन मैं आपको इसे आसान लैंग्वेज में समझा दूंगा कि एक्चुअली में होता क्या है। तो होम्योस्टेसिस का मतलब होता है कि एक बॉडी के अंदर क्या है, एक स्टेबल एनवायरनमेंट को जो है मेंटेन करना। जब क्या है, बाहर के एनवायरनमेंट में कोई भी चेंज हो जाए, लेकिन जो बॉडी का जो इंटरनल एनवायरनमेंट है तो उसको जो है मेंटेन रखना, उसको स्टेबल रखना, तो इसका मतलब होता है होम्योस्टेसिस। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं आपको बताऊं कि जैसे ह्यूमन बॉडी के अंदर क्या है, बॉडी का पीएच होता है, बॉडी के अंदर बहुत सारे फ्लूइड्स होते हैं, बॉडी का टेम्परेचर होता है। तो ये क्या है, बॉडी में स्टेबल रहनी चाहिए। अगर टेम्परेचर बढ़ता है घटता है तो इससे क्या है, हमें नई नई प्रॉब्लम्स देखने को मिलेंगी। पीएच चेंज होता है या फिर बॉडी में फ्लूइड्स का जो बैलेंस है अगर वो कम ज़्यादा हो जाता है तो हमें क्या है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स देखने को मिलेंगी। तो होम्योस्टेसिस का मतलब होता है कि वो जो इंटरनल जो एनवायरनमेंट है बॉडी का, तो वो क्या हमेशा स्टेबल रहना चाहिए। चाहे बाहर का जो एनवायरनमेंट है कितनी भी गर्मी पड़े या कोई भी प्रॉब्लम हो, बाहर बॉडी का जो इंटरनल एनवायरनमेंट है उसमें चेंजेस नहीं आने चाहिए, वो हमेशा स्टेबल रहना चाहिए। इसी चीज को हम बोलते हैं होम्योस्टेसिस। ठीक है, एक और सिंपल सी डेफिनेशन की बात करें तो होम्योस्टेसिस इज अ सेल्फ रेगुलेटिंग प्रोसेस दैट रेगुलेट्स इंटरनल वेरिएबल्स नेसेसरी टू सस्टेन लाइफ। होम्योस्टेसिस क्या है, एक तरह की सेल्फ रेगुलेटिंग प्रोसेस है। इसके लिए हमें कुछ करना नहीं पड़ता। ऐसा नहीं है कि हमें बाहर से कुछ एफर्ट लगाने पड़ रहे हैं ताकि जो बॉडी है वो हमारी अंदर से जो मेंटेन रहे। होम्योस्टेसिस का एक सेल्फ रेगुलेटिंग एक तरह की प्रोसेस है, एक तरह का मैकेनिज्म है जो खुद से होता है। और ये खुद से होता है तो ये क्या है, जो इंटरनल जो वेरिएबल्स रहते हैं, जैसे कि हमारा पीएच कितना होना चाहिए बॉडी का, बॉडी में फ्लूइड्स कितने होने चाहिए, हर चीज का एक क्या वेरिएबल, एक डेटा होता है। तो उस डेटा को जो है रेगुलेट करना, उसको जो है मेंटेन रखना, उसको स्टेबल रखना, जो कि लाइफ को सस्टेन करने के लिए नेसेसरी होता है। तो इस चीज को हम जो होम्योस्टेसिस बोलते हैं। तो ये हमारी दूसरी सिंपल सा एक पॉइंट हो गया। चलिए अब हम बात करते हैं द बॉडी मेंटेन्स होम्योस्टेसिस बाय कंट्रोलिंग ए होस्ट ऑफ वेरिएबल्स रेंजिंग फ्रॉम बॉडी टेम्परेचर। अब देखिए, अब बॉडी क्या है, अपने आप मेंटेन करती है होम्योस्टेसिस को। अब कैसे वो मेंटेन करती है, तो एक सेट ऑफ वेरिएबल्स होता है, यानी हम वेरिएबल्स यहाँ पे डेटा की बात कर रहे हैं। ठीक है, और जो डेटा होता है वो काफी, इसकी जो रेंज होती है वो काफी बड़ी होती है, इसमें काफी सारी चीजें आ जाती हैं। जैसे हम रेंज की बात करें तो हमारा जो बॉडी टेम्परेचर है, ठीक है, अब बॉडी टेम्परेचर क्या है, हमारी बॉडी का जो मेंटेन स्टेबल होना चाहिए। कम ज़्यादा होता है तो हमें जो है डिजीजेस देखने को मिलेंगी। ठीक है, तो बॉडी टेम्परेचर आ जाता है इसके अंदर। इसके अलावा हम बात करें तो ब्लड पीएच आ जाता है, ब्लड का ग्लूकोज लेवल आ जाता है। ठीक है, फ्लूइड बैलेंस आ जाता है, हमारी बॉडी के अंदर जो फ्लूइड्स हैं तो उसका बैलेंस होना, सोडियम पोटेशियम और जो कैल्शियम आयन का जो कंसंट्रेशन है वो भी क्या स्टेबल होना चाहिए। ठीक, तो यहाँ पे जो होम्योस्टेसिस की जो प्रोसेस है तो वो काम कैसे करती है, तो यहाँ पे हम इंपॉर्टेंट हेडिंग के बारे में बात करते हैं। तो रेगुलेशन ऑफ होम्योस्टेसिस, कि जो होम्योस्टेसिस है वो कैसे रेगुलेट होता है। तो बेसिकली ये क्या है, तीन जो मैकेनिज्म है उन पे काम करता है। सबसे पहला होता है इफेक्टर, दूसरा होता है रिसेप्टर और तीसरा होता है कंट्रोल सेंटर। ये जो तीन चीजें हैं तो ये मिलके क्या है, होम्योस्टेसिस की जो प्रोसेस है, जो मैकेनिज्म है, उसको जो है रेगुलेट करती हैं। तो देखते हैं इन तीनों के बारे में पहले डिस्कस कर लेते हैं कि तीनों का क्या मतलब है और इनके क्या क्या फंक्शन रहते हैं। सबसे पहले बात करते हैं रिसेप्टर की। तो रिसेप्टर क्या है, एक तरह का सेंसिंग कंपोनेंट होता है, एक तरह का सेंसर होता है। रिसेप्टर को हम बोल सकते हैं बॉडी का सेंसर होता है। जैसे क्या है, एनवायरनमेंट में एकदम से हीट बढ़ गई तो ये क्या है, ये सेंसर है। ये क्या है, हमारी जो स्किन पे है उस पर प्रेजेंट रहता है। अब जैसे ही एकदम से हीट बढ़ेगी, एनवायरनमेंट गर्म होगा बाहर का, तो क्या है, ये सेंस कर लेगा उसको और जो है कंट्रोल सेंटर को वो इन्फॉर्मेशन भेज देगा कि बाहर ज़्यादा गर्मी पड़ रही है तो बॉडी का जो टेम्परेचर है वो अंदर से बढ़े ना, इसलिए उसको मेंटेन करो। तो रिसेप्टर क्या एक तरह का सेंसर होता है, सेंसर का काम करता है। सेकंड आता है हमारा कंट्रोल सेंटर। अब जैसे ही क्या है, सेंसर को पता चलेगा कि बाहर एनवायरनमेंट में हीट बढ़ रही है तो वो जो इन्फॉर्मेशन कहाँ भेजेगा, कंट्रोल सेंटर को। कंट्रोल सेंटर को एक और नाम से हम जानते हैं इंटीग्रेशन सेंटर। तो कंट्रोल सेंटर का काम होता है कि जो रिसेप्टर है उससे जो भी इंफॉर्मेशन आ रही है, ठीक है, तो उसको जो है रिसीव करना। तो कंट्रोल सेंटर को जब पता चलेगा कि एनवायरनमेंट में हीट बढ़ रही है तो वो क्या करेगा, वो जो इन्फॉर्मेशन है उसे क्या है वो इंटीग्रेट करके इफेक्टर के पास भेजेगा। ठीक है, और इफेक्टर क्या करेगा, इफेक्टर क्या है, रेस्पॉन्ड करेगा। इफेक्टर क्या है, मेन हमारा सिस्टम होगा। तो जैसे क्या है, सिंपल सी चीज़ है, जैसे सेंसर ने क्या है, सेंस किया, उसने इन्फॉर्मेशन भेजी कंट्रोल सेंटर को कि भाई बाहर टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो कंट्रोल सेंटर क्या करेगा, इफेक्टर को बोलेगा। तो वो जो कंट्रोल सेंटर को रिसेप्टर से इन्फॉर्मेशन मिली है वो उसे क्या इफेक्टर के पास जो ट्रांसफर कर देगा। ठीक है, तो इफेक्टर क्या करेगा, इफेक्टर एक्चुअल में वो चीज़ें जो रेस्पॉन्ड करेगा इसके लिए। ठीक है, कि बाहर जो टेम्परेचर बढ़ रहा है तो इफेक्टर कुछ ऐसा करेगा जिससे बॉडी का जो टेम्परेचर है वो स्टेबल बना रहे। ठीक है, तो इफेक्टर क्या एक तरह का रेस्पॉन्डर है, वो कमांडो से कंट्रोल सेंटर से मिली है तो उसके प्रति जो है रेस्पॉन्ड करना। तो ये काम रहेगा हमारे इफेक्टर का। तो इफेक्टर क्या करेगा, अब या तो उस इन्फॉर्मेशन को जो अपोज करेगा, ठीक है, या फिर उसे एनहेंस कर देगा। नेक्स्ट एक सिंपल सा डायग्राम देखते हैं जिससे शायद आपको और भी अच्छे से समझ में आ जाए। ये क्या है, होम्योस्टेसिस होता है। ठीक है, होम्योस्टेसिस का मतलब होता है कि ये भी स्टेबल है। ठीक है, यानी ये हम एक तराजू की तरह समझ सकते हैं कि ये क्या है, पॉइंट है,
यहाँ पे क्या है, होम्योस्टेसिस है। होम्योस्टेसिस क्या है, अभी यहाँ पे स्टेबल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब कुछ ठीक है। अब जैसे क्या है, यहाँ पे कोई इम्बैलेंस होता है, ये जो तराजू एक तरफ से उठ जाती है इस तरह से, ठीक है, और नीचे की तरफ हो जाती है, इसे हम बोलते हैं इम्बैलेंस। अब हमारी बॉडी में क्या है, इम्बैलेंस हो गया। तो जैसे ही इम्बैलेंस होगा तो जो रिसेप्टर है उसको पता चल जाएगा, तो ये जो रिसेप्टर है इसको सेंस कर लेगा कि बॉडी में इम्बैलेंस हुआ है। तो ये रिसेप्टर क्या करेगा, इस इन्फॉर्मेशन को कहाँ भेजेगा, कंट्रोल सेंटर के पास भेजेगा। कंट्रोल सेंटर का एक कमांड सेंटर होता है, वो क्या है, कमांड देगा इफेक्टर को, ठीक है। तो जैसे ही ये कमांड देगा तो इफेक्टर क्या रेस्पॉन्स करेगा, ठीक है। अब रेस्पॉन्स में वो क्या करेगा कि जो भी प्रॉब्लम है उसको वो सॉर्ट आउट कर देगा, तो जो होम्योस्टेसिस है वो वापस से क्या स्टेबल हो जाएगा इस तरीके से। तो यहाँ पे क्या है, ये आपको बेसिक एक प्रोसेस समझ में आ गई होगी कि किस तरह से ये काम करता है। अभी मैं आपको कुछ एग्जांपल्स और दूंगा जिससे आपके बिल्कुल समझ में आ जाएगा। तो जैसे इसका एक एग्जांपल होता है थर्मो रेगुलेशन, ठीक है। थर्मो रेगुलेशन का मतलब होता है कि बाहर अगर ज़्यादा गर्मी है तो बॉडी के अंदर का जो टेम्परेचर है, इंटरनल जो टेम्परेचर है, तो वो कैसे स्टेबल रहता है, तो इसको हम क्या है, थर्मो रेगुलेशन बोलते हैं। इसके लिए क्या है, 3 चीज़ें यूज होती हैं। जो रिसेप्टर होता है उसका काम करता है क्यूटेनियस रिसेप्टर ऑफ द स्किन। थर्मो रेगुलेशन की जो प्रोसेस होती है उसमें जो रिसेप्टर का काम करता है तो वो करता है क्यूटेनियस रिसेप्टर ऑफ द स्किन। क्या भाई, जो स्किन होती है तो उसके ऊपर क्या है, क्यूटेनियस रिसेप्टर होते हैं, ठीक है। जो क्या है, बाहर का जो एनवायरमेंट है उसमें हीट हो रही है, सर्दी हो रही है, तो उसको क्या है, डिटेक्ट कर लेता है। एक तरह का सेंसर होता है जो कि हमारी स्किन पे पाया जाता है। जो कंट्रोल सेंटर होता है उसका काम हमारा ब्रेन करता है, ठीक है। कि जैसे ही क्या है, स्किन के ऊपर जो रिसेप्टर है, जैसे ही वो सेंस करेगा कि बाहर टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो वो क्या ब्रेन के पास भेजेगा वो इन्फॉर्मेशन, यानी ब्रेन हमारा कंट्रोल सेंटर है। तो जैसे ही ब्रेन को इन्फॉर्मेशन मिलेगी तो वो क्या इफेक्टर के पास भेजेगा, उसे कमांड करेगा। तो यहाँ पे जो इफेक्टर का काम करेगा वो क्या करेंगे, ब्लड वेसल्स और जो स्वेट ग्लैंड्स है स्किन में, तो वो क्या है, इफेक्टर का काम करेंगे। अब सिंपली इसे समझो कि रिसेप्टर है, अब जैसे क्या बाहर गर्मी बढ़ी तो रिसेप्टर ने क्या है, उसे सेंस कर लिया, ठीक है। और ये रिसेप्टर कौन से है, क्यूटेनियस रिसेप्टर है जो हमारी स्किन पे प्रेजेंट है। तो जैसे ही इन्होंने सेंस किया तो वो क्या है, इन्फॉर्मेशन भेजा इन्होंने कंट्रोल सेंटर को। कंट्रोल सेंटर मतलब ब्रेन को भेजा उन्होंने, ठीक है। अब ब्रेन क्या है, कमांड सेंटर है, तो उसने क्या है, जो इफेक्टर है उसको कमांड दिया, ठीक है। तो इफेक्टर को क्या है, यहाँ पे इफेक्टर का काम करेंगे हमारी ब्लड वेसल्स और जो स्वेट ग्लैंड्स है स्किन के अंदर। अब जैसे ही टेम्परेचर बढ़ रहा है तो इफेक्टर हमारा क्या करेगा, तो जो ब्लड वेसल्स है उनको डायलेट कर देगा, ठीक है, यानी उनको थोड़ा सा फैला देगा। और जो स्वेट ग्लैंड्स है उनको भी एक्टिव कर देगा। इससे क्या है, बॉडी से जो पसीना है वो बाहर निकलने लगेगा। इससे क्या है, बॉडी का जो टेम्परेचर है वो कम हो जाएगा, ठीक है, यानी स्टेबल हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से क्या है, जो थर्मो रेगुलेशन की प्रोसेस है, तो ये क्या है, एक हीमोस्टेसिस का एक अच्छा एग्जाम्पल है जो आपके समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हम 2 टॉपिक्स के बारे में बात और करते हैं जिसके बारे में आपसे जो अक्सर पूछ लिया जाता है। तो इसमें हम फीडबैक मैकेनिज्म की बात करते हैं। एक हमारा नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म रहता है और एक हमारा पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म रहता है। जैसे मैंने आपको बताया ना कि जैसे रिसेप्टर सेंस करता है, फिर कंट्रोल सेंटर के पास जाती है वो इन्फॉर्मेशन। कंट्रोल सेंटर है वो क्या कमांड करता है हमारे इफेक्टर को। अब जो इफेक्टर है वो क्या करेगा कि प्रोसेस को या तो वो एनहेंस करेगा या उसको अपोज करेगा, ठीक है। अब अपोज या एनहेंस का क्या मतलब है कि या तो वो नेगेटिव फीडबैक देगा, ठीक है, या फिर क्या है वो पॉजिटिव फीडबैक देगा। अब फीडबैक का क्या मतलब होता है, नेगेटिव क्या होता है, पॉजिटिव क्या होता है, उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। देखिए, पहले मैं आपको फीडबैक जो दोनों टाइप के हैं, नेगेटिव और पॉजिटिव, दोनों के बारे में पहले एक एक पॉइंट में आपको डिफरेंस बता देता हूँ, फिर मैं दोनों के बारे में और थोड़ा डिटेल में बताऊंगा। नेगेटिव फीडबैक क्या करता है कि जब भी क्या है कोई बॉडी में कोई चेंज हुआ, जैसे क्या है कोई भी ऑर्गन है या फिर हमारा जो बॉडी सिस्टम है, तो उसमें अगर कोई भी चेंज हुआ, ठीक, अब चेंज का मतलब है कि बॉडी का टेम्परेचर घटा या फिर ज़्यादा हो गया, ठीक है। तो इसमें ये जो नेगेटिव फीडबैक होगा तो वो क्या करेगा कि बॉडी में जो चेंज हुआ है, ठीक है, तो उसको क्या है वो रिड्यूस कर देगा। अब रिड्यूस करके क्या करेगा, वो उसे नॉर्मल स्टेट में ले आएगा, है ना। तो ये क्या है, नेगेटिव फीडबैक होता है। अब पॉजिटिव फीडबैक में क्या होता है, अगर बॉडी में कोई चेंज हुआ है तो उस चेंज को जो है हमारा जो पॉजिटिव फीडबैक है वो उसे और एनहेंस कर देगा, ठीक है। अगर जैसे बॉडी का टेम्परेचर बढ़ा है तो उसे और ज्यादा बढ़ा देना, ठीक है, तो वो क्या है पॉजिटिव फीडबैक है। नेगेटिव फीडबैक में हमने क्या देखा कि चेंज हो रहा है, लेकिन नेगेटिव फीडबैक उसे क्या कर रहा है कि उस चेंज को जो है नॉर्मल स्टेट में लेके आ रहा है। अगर बॉडी का टेम्परेचर वो कम हो रहा है, ठीक है, तो उसे क्या है वापस से इंक्रीज करके स्टेबल कर दिया। अगर बॉडी का टेम्परेचर ज्यादा हो रहा है तो उसे जो रिड्यूस करके उसे क्या है वापस से नॉर्मल स्टेट में कर दिया। कहने का मतलब ये है कि नेगेटिव जो फीडबैक है इसका काम रहता है कि बॉडी को जो है नॉर्मलाइज करना, जो उसका सिस्टम जो पहले था उसको वापस उसी स्टेट में लेके आना, उसे स्टेबल करना, ये काम रहता है हमारे नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म का। तो पॉजिटिव का क्या रहता है, पॉजिटिव में रहता है कि जैसे हमारी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ा तो उसको जो और ज्यादा एनहेंस कर देना, उसको और बढ़ा देना। बॉडी में कोई चेंज आ रहा है तो उसको और ज्यादा एनहेंस कर देना, ये हमारा पॉजिटिव फीडबैक रहता है। दोनों के मैं आपको एग्जांपल दूंगा। ऐसा नहीं है कि पॉजिटिव बेकार है कि बॉडी का टेम्परेचर बढ़ रहा है, ये तो जस्ट मैंने आपको एग्जांपल दिया है। पॉजिटिव फीडबैक का ये एग्जांपल है ही नहीं जो बॉडी हीट वाला सिस्टम है, ठीक है, उसके जो एग्जांपल है वो अदर है, तो उसके बारे में डिस्कस करेंगे। पहले नेगेटिव फीडबैक को आप थोड़ा और डिटेल में समझ लेते हैं। नेगेटिव फीडबैक कब होता है, जब बॉडी में कोई चेंज होता है तो उसको रिड्यूस करने के लिए।
और इसके रिजल्ट में होता क्या है कि जो बॉडी में जो चेंजेस हुए हैं, जो सिस्टम में जो चेंजेस हुए हैं, तो उसको वापस से जो स्टेबल स्टेट है उसमें लेके आना। तो ये क्या है, नेगेटिव फीडबैक होता है। नेगेटिव फीडबैक में क्या है, वाइड रेंज ऑफ चेंजेस होते हैं, ठीक है। और चेंजेस होते क्या है, ताकि जो भी एक्टिविटी है या कोई भी सिस्टम या ऑर्गन में जो गड़बड़ हुई है तो वापस से उसको जो नॉर्मलाइज करना। इसके लिए क्या है, बहुत सारे जो अलग अलग जो चेंजेस हैं वो हमें देखने को मिलते हैं नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म में, ठीक है। ये सिंपल सी चीज़ है। अब एक एग्जांपल ले लेते हैं नेगेटिव फीडबैक का। तो थर्मोरेगुलेशन तो मैंने आपको बता दी कि नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म होता है, ठीक है, कि बॉडी का जो टेम्परेचर बढ़ा उसको वापस से रिड्यूस करके लाना। तो ये क्या नेगेटिव फीडबैक हो गया। एग्जाम्पल इसका एक और देखते हैं कि हम ब्लड प्रेशर का इसमें एग्जाम्पल लेते हैं। अब ब्लड प्रेशर में क्या है, काफी सारी एक सीरीज ऑफ रिएक्शंस होती है जिससे क्या है हमारा जो ब्लड प्रेशर है वो नॉर्मल हो जाता है। तो ये क्या नेगेटिव फीडबैक है। अब कैसे होता है मैं आपको बताता हूँ। जैसे क्या है, ब्लड प्रेशर है वो हमारा बढ़ गया, बॉडी का जो ब्लड प्रेशर है वो बढ़ गया। इससे क्या होगा कि जो हीमोस्टैसिस है वो क्या है, डिस्टर्ब हो जाएगा, ठीक है, अनबैलेंस होगी बॉडी। अब इस केस में क्या होगा कि जैसे ब्लड प्रेशर बढ़ेगा तो जो रिसेप्टर होगा वो क्या है, इससे सेंस करेगा कि बॉडी का जो ब्लड प्रेशर है वो बढ़ गया। अब रिसेप्टर का काम यहाँ पे कौन करेगा, बैरो रिसेप्टर इन ब्लड वेसल्स, कि जो हमारी ब्लड वेसल्स होती है इसमें ब्लड हमारा फ्लो करता है। तो उसमें क्या काफी सारे रिसेप्टर्स होते हैं जिसको हम बैरो रिसेप्टर बोलते हैं, ठीक है। और ये क्या ब्लड वेसल्स में होते हैं। तो जैसे ही क्या ब्लड प्रेशर बढ़ेगा तो जो ब्लड का जो प्रेशर है वो क्या है, वेसल्स के अंदर भी बढ़ेगा। तो जो बैरो रिसेप्टर है उसको सेंस कर लेंगे, ठीक है। और नर्व इंपल्स की फॉर्म में जो इनपुट है वो क्या है, कंट्रोल सेंटर के पास पहुंचेगा। अब कंट्रोल सेंटर का काम यहाँ पे क्या है, ब्रेन करेगा। अब ब्रेन क्या करेगा कि जो भी इनपुट्स उसे मिले हैं तो वो क्या उसे इंटरप्रेट करेगा, ठीक है, और एक आउटपुट वहां से जनरेट करेगा, ठीक है। आउटपुट भी क्या हमारा नर्व इंपल्स की फॉर्म में क्या है, सीधा हमारे इफेक्टर के पास जाएगा, ठीक है। अब इफेक्टर का काम यहाँ पे कौन करेगा, हार्ट करेगा। तो जैसे ही आउटपुट हार्ट को मिलेगा तो हार्ट क्या है, डिक्रीज कर देगा हार्ट रेट को, ठीक है, यानी हार्ट रेट जो है डिक्रीज हो जाएगी। जैसे ही हार्ट रेट डिक्रीज होगी तो जो ब्लड का जो प्रेशर है वो भी क्या है, ऑटोमेटिक डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। इससे जो हमारी बॉडी का जो सिस्टम है वो होम्योस्टेसिस में आ जाएगा, यानी क्या है, बैलेंस हो जाएगा। कहने का मतलब है सिंपल सा कि जैसे ही ब्लड प्रेशर बढ़ा, जो बैरो रिसेप्टर है उन्होंने उसे सेंस किया, वहां से उन्होंने इनपुट भेजा सीधा कंट्रोल सेंटर के पास। ब्रेन ने उस इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस किया, वहां से एक आउटपुट जनरेट किया, सीधा इफेक्टर के पास आया। इफेक्टर का काम यहाँ पे हार्ट करेगा। जैसे उसे इन्फॉर्मेशन मिली कंट्रोल सेंटर से, कमांड सेंटर से, तो वहां पे क्या है, हार्ट रेट जो है यहाँ पे डिक्रीज होगी, ठीक है। और जैसे हार्ट रेट डिक्रीज होगी तो ब्लड प्रेशर भी क्या है, डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो बॉडी क्या है, वापस से बैलेंस हो जाएगी। तो यहाँ पे आपने देखा कि जो नेगेटिव फीडबैक यहाँ पे क्या काम कर रहा है कि जो भी बॉडी में चेंजेस आ रहे हैं तो उसको क्या है, वापस से नॉर्मल स्टेट में, यानी जिस स्टेट में उसे होना चाहिए वापस से उसी स्टेट में उसे लेके आ रहा है। ये हमारा नेगेटिव फीडबैक होता है। अभी पॉजिटिव मैं आपको बताऊंगा तो दोनों आपके समझ में आ जाएंगे अच्छा एक्चुअल में है क्या। इसके और भी एग्जाम्पल्स है, जैसे मैंने आपको थर्मो रेगुलेशन बता दिया, बॉडी में जो फ्लूइड कंटेंट होता है उसको जो रेगुलेट करना, बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करना, ब्लड प्रेशर को। तो ये क्या इसके कुछ अदर एग्जाम्पल्स हैं जो हमारे नेगेटिव फीडबैक की बेसिस पे जो है काम करते हैं। अब बात करते हैं पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म की। अब पॉजिटिव फीडबैक क्या करता है कि जो भी चेंज बॉडी में आया है, ठीक है, तो उसको क्या है और ज़्यादा एनहेंस कर देता है, उसको और इंक्रीज कर देता है। अब जैसे मैंने आपको बॉडी टेम्परेचर का एग्जाम्पल दिया, तो यहाँ पे जो पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म है वो बॉडी टेम्परेचर के लिए काम नहीं करता है, इसके एग्जाम्पल अलग है, ठीक है। अब जैसे हम एग्जाम्पल से शुरू करते हैं, ठीक है, ये एक्चुअल में काम कैसे करता है। एग्जाम्पल हम ले लेते हैं यहाँ पे चाइल्ड बर्थ, ठीक है। तो जैसे क्या है, फीटस क्या डेवलप होकर जब बच्चे में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है, तो उस टाइम पे क्या है, जैसे चाइल्ड का बर्थ होने वाला है, तो चाइल्ड बर्थ होने वाला है तो उस टाइम पे क्या होगा कि जो यूटेरिन के अंदर जो कॉन्ट्रेक्शंस है, अब बच्चा क्या है थोड़ा साइड में बड़ा हो जाएगा और वो क्या है बाहर निकलने की कोशिश करेगा, तो यूटेरिन में क्या है कॉन्ट्रेक्शंस होना शुरू हो जाएंगे। तो यहाँ पे क्या होगा कि जो पॉजिटिव जो फीडबैक मैकेनिज्म है वो काम करना स्टार्ट कर देगा, और जो बच्चे का जो हेड है उसे क्या है वो पुश करना स्टार्ट कर देगा, कहाँ पे, सर्विक्स की तरफ, ठीक है। अब सर्विक्स क्या है, स्ट्रेच होने लगेगा, ठीक है। अब यहाँ पे और आगे की प्रोसेस देखते हैं। तो क्या होगा कि यूटेरिन में जो कॉन्ट्रेक्शन स्टार्ट हो जाएंगे। कॉन्ट्रेक्शंस का मतलब वो क्या है, इस तरीके से काम करने लगेगा जो कॉन्ट्रेक्शन, और वो क्या है बच्चे को जो है फोर्स करने लगेगा बाहर की तरफ निकालने के लिए। उस केस में क्या होगा, पॉजिटिव फीडबैक जो है काम करना स्टार्ट कर देगा और जो सर्विक्स है वो क्या स्ट्रेच होने लग जाएगा, ठीक है। अब सर्विक्स क्या होता है तो जैसे मैंने आपको बताया कि इस तरह से क्या है जो है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है। अब सर्विक्स का इस तरह से एक पतली सी क्या एक नली होती है, ठीक है। अब बच्चा क्या बड़ा होता है, साइज में उसका हेड जो है बड़ा होगा, ठीक है, तो अब इससे पास कैसे होगा, तो इस केस में क्या होगा कि जो पॉजिटिव फीडबैक है वो काम करना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। तो जैसे क्या स्ट्रेच होना शुरू हो जाएगा सर्विक्स, ठीक है, तो वहां पे क्या है रिसेप्टर का काम स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो जैसे ही वो सेंस करेगा कि सर्विक्स जो स्ट्रेच हो रहा है तो उस केस में वो क्या करेगा, इनपुट वहां से जनरेट करेगा, ठीक है, यानी नर्व की फॉर्म में। अब जो भी इन्फॉर्मेशन जाती है तो वो क्या नर्व्स की फॉर्म में जाती है, नर्वों से इन्फॉर्मेशन को जो है सीधा पहुंचाते हैं ब्रेन के पास, ठीक है। नर्व को क्या है आप एक तार समझ लो कि सीधी इन्फॉर्मेशन तार के थ्रू जो है ब्रेन तक पहुंच गई। तो जैसे ही इन्फॉर्मेशन है ब्रेन को मिलेगी कि सर्विक्स जो है स्ट्रेच हो रहा है, तो कंट्रोल सेंटर क्या करेगा, यानी ब्रेन क्या करेगा, उस इन्फॉर्मेशन को जो है इंटरप्रेट करेगा, यानी उस इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस करेगा, ठीक है।
और वहाँ से एक आउटपुट जनरेट करेगा। आउटपुट यहाँ पे क्या होगा, ऑक्सीटोसिन हार्मोन। तो जैसे ही जो आउटपुट है जो ऑक्सीटोसिन हार्मोन है, ठीक है, तो जैसे ही आउटपुट ब्रेन से जनरेट होगा तो ये पहुंचेगा सीधा इफेक्टर के पास, ठीक है। और इफेक्टर क्या करेगा कि जो मसल है यूटेरस बॉल की, ठीक है, तो उनको क्या और ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट करने लगेगा फोर्सफुली। देखिए अब सिंपल सा मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे हुआ क्या पूरा सिस्टम। जैसे क्या है यूटेरस की बॉल में जो कॉन्ट्रैक्शंस होना स्टार्ट हुए, ठीक है, अब जो कॉन्ट्रैक्शंस है, अब बेसिकली यूटेरस में कॉन्ट्रैक्शंस होना जरूरी है। जब तक वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा तब तक क्या है, बच्चा जो फोर्सफुली बाहर नहीं आ पाएगा। इस केस में क्या होगा कि सर्विक्स जो स्ट्रेच होगा, ठीक है, तो यूटेरस क्या है फोर्सफुली जो है बाहर बच्चे को जो धकेलना स्टार्ट कर देगा, ठीक है, क्योंकि वो कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है तो बच्चा क्या ऑटोमेटिकली बाहर आएगा, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा, सर्विक्स एक पतली सी नली होती है तो वो भी क्या स्ट्रेच होना शुरू हो जाएगी। अब जैसे ही स्ट्रेच होना शुरू होगी तो रिसेप्टर को पता चल जाएगा कि सर्विक्स जो है स्ट्रेच हो रहा है। तो इस केस में वो क्या इनपुट जो है जनरेट करेगा, सीधा कंट्रोल सेंटर के पास इन्फॉर्मेशन पहुंचेगी। ब्रेन क्या करेगा, उस इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस करके कि ग्लैंड्स को जो है बोलेगा कि ऑक्सीटोसिन हार्मोन जो है रिलीज करो, ठीक है। इसकी वजह से क्या होगा, जैसे ही ऑक्सीटोसिन हार्मोन रिलीज होगा तो यूटेरस की बॉल की जो मसल्स होंगी तो वो क्या है कॉन्ट्रैक्ट करेंगी और ज्यादा फोर्सफुली, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि जो पॉजिटिव फीडबैक है वो क्या कर रहा है कि जो प्रोसेस जो शुरू हुई है यानी बॉडी में कुछ चेंज आया तो उसको क्या वो और ज्यादा एनहेंस कर रहा है। कि जैसे क्या यूटेरस में कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हुए, अब वो कॉन्ट्रैक्शन इतने ज्यादा नहीं है कि वो बच्चे को जो है बाहर निकाल दें। तो पॉजिटिव फीडबैक ने क्या किया कि ऑक्सीटोसिन हार्मोन जो रिलीज करवाया। इससे क्या हुआ कि जो कॉन्ट्रैक्शन है यूटेरस के अंदर वो और ज्यादा शुरू हो जाएंगे, ठीक है, और ज्यादा होंगे, जिससे क्या है बच्चा फोर्सफुली जो है बाहर आ जाएगा। तो यहाँ पे हमने देखा कि जो पॉजिटिव फीडबैक है तो उसने क्या है जो चेंजेस हुए बॉडी में उसको और ज्यादा एनहेंस कर दिया। लेकिन ये क्या है बॉडी के लिए फायदेमंद हुआ। तो यहाँ पे एग्जाम्पल अलग अलग है, नेगेटिव फीडबैक की अलग एग्जाम्पल है, पॉजिटिव फीडबैक की अलग एग्जाम्पल्स हैं। इसी तरह से इसका एक और एग्जाम्पल होता है ब्लड क्लॉटिंग का, ठीक है। अब जैसे कट लगेगा तो ब्लड क्या बाहर निकलना स्टार्ट हो जाएगा। अब जैसे क्या है, जैसे एग्जाम्पल मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे क्या कट लगा तो ब्लड क्या है यहाँ से बाहर निकलना स्टार्ट हो जाएगा इस तरीके से, ठीक है। अब ब्लड में क्या प्लेटलेट्स होती हैं, तो जैसे ये चीज पता चलेगी, जैसे क्या रिसेप्टर इस चीज को सेंस करेगा तो ब्रेन के पास इन्फॉर्मेशन वो वहां से पहुंचेगा। ब्रेन क्या करेगा, वहां से कुछ ऐसे केमिकल्स रिलीज करेगा, ठीक है, जिससे क्या है जो ब्लड प्लेटलेट्स हैं तो वो क्या है केमिकल की तरफ अट्रैक्ट होंगे, ठीक है। अब जो केमिकल है वो यहाँ पे रिलीज होने लगेगा जहाँ पे कट लगा है। अब जैसे यहाँ पे केमिकल रिलीज होगा तो जो प्लेटलेट्स हैं वो यहाँ पे जमा होना शुरू हो जाएंगी केमिकल के पास। लेकिन फिर भी ब्लड अगर बंद नहीं हो रहा है तो पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म क्या करेगा कि वहाँ पे और ज़्यादा केमिकल रिलीज करना स्टार्ट कर देगा। जितना ज़्यादा केमिकल रिलीज होगा तो ये सेल जो है जो प्लेटलेट्स हैं वो क्या है उतनी ज़्यादा संख्या में यहाँ पे इकट्ठी होकर ब्लड को जो है क्लॉट कर देंगी और ब्लड हमारा बाहर निकलना बंद हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने देखा कि दोनों अलग अलग एग्जांपल्स हैं। पॉजिटिव फीडबैक काम तो कर रहा है, यानी कोई भी चेंजेस हुए हैं बॉडी में उसको एनहेंस करके कुछ अच्छा ही कर रहा है, ऐसा नहीं है कि कुछ नुकसान हो रहा है। लेकिन नेगेटिव फीडबैक का अलग सिस्टम है, पॉजिटिव का अलग सिस्टम है। तो यहाँ पे मैंने आपको दोनों फीडबैक सिस्टम समझा दिया, आई होप आपको समझ में आ गए होंगे। दोनों को आप याद कर लेना, समझ लेना चीज़ों को, और इस तरीके से आप फ्लो चार्ट की फॉर्म में जो है इसे आप एग्जाम में भी समझा सकते हो अगर क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है तो, ठीक है। हीमोस्टेसिस के सबसे लास्ट पॉइंट की हम बात करते हैं कि ब्रेक डाउन कब होता है, यानी हीमोस्टेसिस की ये प्रोसेस है वो ब्रेक डाउन कब होती है, यानी कब जो है हीमोस्टेसिस हमारा फेल हो सकता है, ठीक है। तो इसके कई सारे जो है फैक्टर्स होते हैं उस कंडीशन में जो हीमोस्टेसिस है वो हमारा फेल हो सकता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि अगर हीमोस्टेसिस फेल होगा तो उस कंडीशन में होगा क्या। अगर जैसे ही ये सिस्टम हमारा फेल होगा, जो मैकेनिज्म है वो फेल होगा, ठीक है, तो इससे क्या है एक तो हम बीमार हो सकते हैं और हमें अलग अलग तरह की जो डिजीजेज है वो हो सकती हैं, ठीक है। और अगर ज़्यादा ये सीवियर केस होता है, हीमोस्टेसिस हमारा फेल रहता है और हमें ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है, तो इस केस में जो है डेथ वगैरह भी हो सकती है, ठीक है। और डेथ वगैरह भी हो सकती है और साथ में क्या है बॉडी जो है डिसेबल भी हो सकती है। तो इस तरह की हमें प्रॉब्लम जो है देखने को मिलेंगी अगर हीमोस्टेसिस क्या फेल हो जाता है तो। और इसके कुछ फैक्टर्स की बात कर ले, कॉमन से फैक्टर्स, ठीक है, जो क्या हीमोस्टेसिस को जो फेल करवाने के लिए जो है जिम्मेदार रहते हैं। तो जेनेटिकली जो है ये प्रॉब्लम हो सकती है आप में, अगर आपकी फिजिकल कंडीशन सही नहीं है, आप डाइट और न्यूट्रिशन सही नहीं ले रहे हैं, या फिर क्या है जहरीले पदार्थ वगैरह अगर आपकी बॉडी में ज़्यादा है, टॉक्सिन्स वगैरह ज़्यादा है, साइकोलॉजिकल अगर आपकी हेल्थ जो ठीक नहीं है, या फिर क्या है आपने जो मेडिसिन वगैरह यूज की हैं, ठीक है, उनके साइड इफेक्ट, या फिर अगर आपकी बॉडी पे कोई मेडिकल जो प्रोसीजर हुआ है, तो इसकी वजह से क्या है ये कुछ कंडीशंस रहती हैं। इस केस में क्या है जो होम्योस्टेसिस है वो क्या है फेल हो सकता है, ठीक है। और फेल होने की वजह से या तो आप बीमार हो सकते हैं, आपको अलग अलग तरह की डिजीजेज हो सकती हैं, और अगर ये केस अगर लंबे समय तक चलता है, सीवियर हो जाता है, तो इस केस में आपकी डेथ भी हो सकती है या फिर क्या बॉडी में कुछ डिसेबिलिटी भी हो सकती है। तो ये होती है हीमोस्टेसिस ब्रेकडाउन की कंडीशंस, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने आपको ये सारी चीज़ें क्लियर कर दी हैं क्योंकि हमारा इंपॉर्टेंट था, इसलिए मैंने आपको थोड़ा डिटेल में बता दिया है। आई होप आपके समझ में आ गया आपका। तो ये था आज का हमारा वीडियो। अब नेक्स्ट वीडियो में इसी का आगे का टॉपिक देखेंगे जो कि अलग टॉपिक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपको समझ में नहीं आया हो तो आप कमेंट करके पूछ लेना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।